नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो लग्न, मिथुन लग्न बनाम धनु लग्न। हम अगर इन दोनों लग्नों का आमने सामने रखकर अध्ययन करते हैं तो क्या कुछ निकलकर हमारे जानकारी में आता है। वैसे तो हम मिथुन लग्न के बेसिक नेचर को लग्न की वीडियो में देख चुके होंगे, लेकिन जब यहाँ हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव इनकी स्टडी करेंगे तो फिर हमें कई ऐसी बातें हैं जो लग्न स्टडी करते समय नहीं पता लगती हैं, वो यहाँ समझ में आते। कई ऐसे विशेष गुण, कई ऐसे दोष, वो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मिथुन लग्न की जब हम बात करते हैं तो मिथुन लग्न, मिथुन का नेचर हम जानते हैं, इसको कहा जाता है बुध का रोमांटिक फेस। यानी बुध जो बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, जिनको अपने न्यूरॉन्स पर बहुत यकीन है, उनके एक्टिवेशन पर बहुत ज़्यादा यकीन है। दूसरी ओर धनु लग्न ये बात करता है विजडम, ज्ञान, ये बुद्धि और ये ज्ञान जाना जाता है। और याद रखना है, ये बुद्धि का भी इस्तेमाल करेगा तो थोड़ा सा हंसी रूप में, आनंदमय रूप में, क्योंकि हमने इसको क्या बोला, बुद्ध का रोमांटिक फेस। और ये जो है वो बृहस्पति का क्षत्रिय रूप है, बृहस्पति का वॉरियर फॉर्म है। अगर मतलब ऐसे इन जनरल आइडिया लेना चाहें, हालांकि इनमें से कोई भी क्रूर नहीं है, कोई भी लग्न क्रूर नहीं है, लेकिन अगर हम तुलना करना चाहें कि किस लग्न को देखने में ज्यादा क्रूरता दिखाई देती है, थोड़ा सा ज्यादा मैलेफिक स्वभाव दिखाई देता है, तो उत्तर मिलेगा धनु लग्न। ऐसा क्यों? जबकि इसका स्वामी गुरु तो बहुत ज्यादा सात्विक है, लेकिन हमने क्या बोला है, ये लग्न जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बताता है जो राजपुरोहित है, लेकिन वो राजपुरोहित राजा के दरबार में है, जो बहुत बोल्ड है अपनी बात को रखने में, सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। और ज़ोडिएक में, भौचक्र में कोई लग्न राशि जहां पड़ती है वो वहां के बारे में भी बहुत बता देता है। देखिए, ये एक भाग्य या न्याय भाव को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक वाचन या बोलने को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना है, जहां भी कोई हमें राइटिंग स्किल चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए तो हम मिथुन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसको मुख्य रूप से हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसका जो बल है वो उसका ज्ञान, और वो ऐसा ज्ञान जो पूरी तरह सात्विक है, क्योंकि हम बुद्ध को थोड़ा राजसिक मानते हैं, यानी इनके स्वामी ग्रह को, और इनको पूरी तरह सात्विक मानते हैं। ये अपने जजमेंट के लिए बहुत बढ़िया जाने जाते हैं। अपना जो इन्होंने निर्णय सुनाया है, उस निर्णय को, क्योंकि इसको न्यायाधीश भी माना जाता है। धनु ज़ोडिएक में आपको पता नवम भाव में आता है, न्यायाधीश की भूमिका में। और ये एक मीडिया कर्मचारी, बोलने में बहुत चतुर, वो माना जाता है। याद रखिएगा, चतुरता में भी ये तामसिक नहीं होते हैं, तो इस गुण को समझना है कि ये बुद्ध है जो तामसिक होने से बचते हैं। हालांकि बुद्ध का अपना कोई जेंडर नहीं माना जाता है, बुद्ध जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार अनुकूल हो जाते हैं। इनको ये एकमात्र ऐसा ग्रह है, बड़ा अजीब ग्रह, आप जब स्टडी करेंगे बुद्ध के बारे में, कि बुद्ध को डार्क साइड यानी शनि पक्ष में भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना सूर्य पक्ष में इनको सम्मान मिलता है। और ज्यादातर ग्रह आपने देखे होंगे अपने से दूसरे घर में जाकर एक्सेल्ड या उच्च का हो जाता है, लेकिन बुद्ध है जो अपनी ही राशि में उच्च का हो जाता है। तो ये बुद्धि का परिचय है, और बुद्धि एक राक्षस की भी बहुत ऊंची हो सकती है और देवता की भी ऊंची हो सकती है। हम बुद्धि को बहुत महत्ता देते हैं, देना भी चाहिए,
लेकिन अगर उस बुद्धि में सात्विक गुण नहीं है, उस बुद्धि में तामसिक गुण अधिक है, तो वो बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी अधर्म पक्ष की तरफ चला जाएगा। और इसका जो स्वामी है बृहस्पति, उसका गुण क्या है? वो बुद्धिमान तो है, लेकिन वो बुद्धिमान होकर भी, वो खोकर भी धर्म को जय कराना चाहता है। तो ये एक ऐसा गुण है बृहस्पति के पास जो धर्म की जय के लिए मस्ट है, हमें चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इनके इस लग्न राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, आपका चार्ट कितना भी कहीं ऐसा कमजोर आ रहा है, लग्न में राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, लेकिन बृहस्पति बली होकर केंद्र में बैठे हैं, तो वो व्यक्ति अधर्म की ओर नहीं जाएगा, बड़े पाप से बच जाएगा। अब यहां समझे, अगर बुद्ध बहुत बुद्धिमान है, वो जानता है किसके करने या ना करने से नुकसान नफा हो सकता है, वो जानता है, लेकिन जानने के बाद भी करने के लिए कि मैं उस बात को करूं या ना करूं, हमें पूर्ण सात्विक ग्रह का बल तो चाहिए। तो जानने में कौन परफेक्ट है, बुद्धि के इस्तेमाल में कौन परफेक्ट है, इन दोनों में मिथुन। लेकिन चाहे जानने में थोड़ा कमजोर भी हो, चाहे धीमे जाने, लेकिन जानने के बाद वो उसका दुरुपयोग नहीं करता है, वो धनु। तो आप इसको खुद देखें, खुद ही इसको अप्लाई करें कि अगर आपको कोई कहता है न्यूरॉन्स के रिएक्शन टाइम में, न्यूरॉन्स यानी हमारा शरीर का जो प्रतिक्रिया समय किसका कम होगा, जिसका कम होगा वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। चाहे मिथुन लग्न कुछ समय कम लेता है चीजों को रिस्पॉन्ड करने में, तुरंत एकदम रिस्पॉन्ड करता है, धनु उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा लेता है, लेकिन ये उसको धर्म के मापदंड पर या उस कसौटी पर टटोलता है, तभी उसको अप्लाई करता है। तो ये इन दोनों का गुण, या कई लोग अपनी दृष्टि से दोष मान सकते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों की एक बहुत बड़ी समानता है कि ये दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं। ठीक हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई चर प्रभाव है तो बदलाव पसंद है, या स्थिर है तो जैसा चला आ रहा है उसी को ही वो मान्यता देंगे। ये द्विस्वभाव है। मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया है कि बहुत अच्छे ऑबिडेंट वर्कर, मतलब किसी राजा के राज दरबार में काम करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ठीक हो गया। और उसमें भी अगर आपको ज्यादा बढ़िया छाटना हो, अभी मैं फिर वही बता रहा हूं, हर लग्न राशि का कोई ऐसा गुण है जो उसको दूसरों से एकदम अलग कर देता है। उसके पास कुछ ऐसे गुण विद्यमान है जो दूसरे राशि लग्न के पास हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी पूर्वाग्रह को नहीं मानना है कि भाई पहले से ही, या मैंने कुछ ऐसी बात कह दी आपने उसी को आधार बना लिया कि सर आप तो मिथुन को बहुत बढ़िया मान रहे। कुछ ऐसा गुण इसके पास है और कुछ ऐसे दोष इसके पास हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। कुछ इसके पास ऐसे गुण हैं जो हमें चाहिए, और कुछ ऐसे दोष मिल सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। इसलिए जो इनका हमने स्टडी करने का एक तरीका रखा है वर्सेस वाला, बनाम वाला, वो निखार के वो गुण को हमारे सामने रख देता है। ठीक हो गया। तो राजा के दरबार में काम करने वाले, या आज के समय पर गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट दफ्तर में काम करने वाले बढ़िया अधिकारी हो सकते हैं 3, 6, 9, 12, और उनमें भी बढ़िया हो सकते हैं सबसे बढ़िया 6 नंबर। 6 नंबर माने कन्या लग्न राशि। और उसके बाद अगर हम प्राथमिकता देते हैं तो 3 नंबर, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा अडेप्टिव होता है ये, इसका जो लॉर्ड है बुध। तो गवर्नमेंट ने कोई बात बताई है उसको बहुत अच्छे से मानता है, बहुत ऑबिडेंट कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि ये ऑबिडेंट नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना, ये पूरी तरह से उसको कसौटी पर, अपनी कसौटी पर भी खड़ा उतरेगा तभी अप्लाई करेगा। लेकिन इस मामले में मिथुन और कन्या की ये बहुत बड़ी खासियत है, आदेश आया मानना चाहिए, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ रहा होगा
इन दोनों में ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल दफ्तर में बढ़िया काम कर सकता है मिथुन लग्न। ये असल में क्योंकि इसके अंदर क्षत्रिय गुण भी है, तो ये किसी की आज्ञा को स्वयं भी टटोलता है कि भाई मानना चाहिए कि नहीं। हालांकि मैंने बताया 3, 6, 9, 12 गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब अगर कभी ऐसा हमारे लिए संभव हो पाया कि मैं वो लग्न राशि देखकर उनको डिप्यूट कर रहा हूं, तो मैं 6 नंबर को उस जगह रख पाऊं और 9 नंबर को मैं गवर्नमेंट ऑफिस में रखूं, लेकिन जहां पर ज्यादा स्वायत्तता है, किसी डिसीजन को लेकर ज्यादा वो स्वायत्त है। जैसे कोई विजिलेंस का आदमी है, अगर विजिलेंस में थोड़ी स्वायत्तता ना हो तो कार्य नहीं बन सकता है। तो अगर हम इन दोनों में से इसको, या विजिलेंस की बजाय हम इसको एक कह सकते हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो न्याय अधिकारी है या दंडाधिकारी है, उस पर अगर कोई ऐसा बार बार उसको रोकने वाला होगा तो फिर वो काम नहीं कर सकता। उसको किस स्वभाव के जैसा होना चाहिए, उसको धनु लग्न जैसा होना चाहिए। और मिथुन लग्न है भाई, कोई राजा है या कोई चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उनके साथ में जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, अभी उनको उनकी बातों को एज इट इज लागू करवाना है, ठीक हो गया। या पीएमओ का कह सकते हैं, मुख्य सलाहकार कह सकते हैं, वो इस प्रकार से अपनी बातों को राजा के सामने रखेगा, राजा संतुष्ट रहेगा। और राजा ने बोला है अगर कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, तो तुरंत अडेप्टिव हो जाएगा, मान लेगा, स्वीकार कर लेगा। क्योंकि राजद्रोह का भय होता है अगर राजा के नीचे डायरेक्ट धनु लग्न, क्योंकि धनु लग्न राजा के नीचे नहीं आ रहा है, धनु लग्न राजा का मेंटर बन सकता है, राजा का, आप समझ रहे होंगे। हम जब भी कोई इसका सलाहकार कह देते हैं या पर्सनल असिस्टेंट कह देते हैं, तो वो राजा के एक प्रकार से नीचे है। लेकिन अगर राजा का मेंटर, चाहे वो स्टेटस में या धन में कमजोर भी है राजा से, लेकिन राजा का जो गुरु है, उसको हम, राजा के गुरु को मिथुन नहीं मान रहे, राजा के गुरु को हम धनु लग्न मान रहे हैं। तो इस प्रकार की भूमिका में रहता है धनु लग्न। अपनी बातों को बहुत बोल्ड होकर कहता है। कई दफा राजा को वो अस्वीकार भी होता है, लेकिन उसका काम है कहना, वो कहेगा। लेकिन ये इस मामले में बहुत ध्यान रखता है। मैंने बोला ना, रोमांटिक फेज ऑफ मरकरी, वो ध्यान, बहुत केयरिंग भी है वो, क्योंकि बुध के अंदर चंद्रमा के गुण भी हैं। चंद्रमा की संतान माना जाता है बुध, आपको पता होगा अगर आपने ग्रहों की कथा पढ़ी होंगी। तो बुध का जो गुण है वो चंद्रमा से मिलता है, और बुध का जो गुण है वो बृहस्पति से भी मिलता है। तो जो कन्या लग्न राशि का गुण है वो बृहस्पति की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, और जो मिथुन लग्न राशि का गुण है वो चंद्रमा की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। लेकिन वो किसका गुण है? वो बुध का गुण है। और बुध स्वयं क्या है? बुद्धि का परिचायक माना जाता है। तो अभी आपको समझ में आया कि ये प्रोफाइल कैसा है, ये कौन से लोग हैं, या ये बेस्ट सुटेबल प्रोफाइल किन लोगों पर अप्लाई होता है। ये पश्चिम दिशा घ्रोतक माना जाता है, ये पूर्व दिशा घ्रोतक माना जाता है। ठीक हो गया। अगर कलर्स चुनने की बात है तो इन लग्नों के लिए विशेष जोर दिया जा सकता है। ग्रीन लीफ कलर है या पैरेट कलर है, तोतिया रंग है, तो ये इनके लिए ज्यादा बलशाली या भाग्यशाली माना जा सकता है। धनु लग्न जैसा स्वर्ण का रंग होता है, जैसे सोने का रंग होता है, उस कलर के लिए, माने उस कलर का इस्तेमाल इनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया। गोल्डन ब्राउन कलर, स्वर्ण रंग और ऑरेंज कलर, येलो कलर का उपयोग ये अधिक कर सकते हैं। और ग्रीन शेड का इस्तेमाल मिथुन लग्न वाले ज्यादा करें तो वो उनका मन भी प्रसन्न रहेगा, उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। अब हम इनमें और किस किस प्रकार की ज़ोडिएक में ये वाचन पराक्रम कंधों की बात करता है। ठीक हो गया। तो जब भी कभी हम कंधे, हमारा पराक्रम, हमारी वॉइस देखते हैं तो हम मिथुन लग्न राशि का जरूर विचार करते हैं। तो ये बोलने में
बढ़िया होते हैं, अपनी बातों से ज्यादातर लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन ये कौन सा बोलना है, यह सांसारिक वाचन है, संसार की समझ है। क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन क्या है, 2 नंबर, और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, 3 नंबर। 9 नंबर ये हमारे अंगों में अगर बात करते हैं तो ये जंघा को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, जंघा ये अगर एक फ्रेज की तरह देखते हैं, जब किसी को एक चैलेंज करते हैं तो हम जांग को पीट कर उसको बुलाते हैं, यस हिम्मत है तो आजा। तो हालांकि यहां पर डायरेक्ट किसी शो या माना कोई डायरेक्ट जंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अग्नि तत्व क्षत्रिय फेज इसके अंदर है। तो ये भी हाइड है बृहस्पति का, बृहस्पति बहुत बोल्ड हो जाते हैं धनु लग्न में। तो एक प्रकार का चैलेंज एक्सेप्ट करने की भावना है बिना झगड़ा किए। ये कोई तू तड़ाक का नहीं इस्तेमाल करता, गलत शब्दावली का इस्तेमाल, गलत शब्दों का चयन नहीं करता है, लेकिन हाँ ये वाला इसका भाई आजा मैदान में, ये वाला मैदान ये एक्सेप्ट करता है। तो जंघा पार्ट का बल रिप्रेजेंट करता है। किसी को भी जांग वाले हिस्से में अगर कमी भी होती है तो भी हम धनु राशि और हमारे नवम भाव का बल टटोलते हैं कि भाई नवम भाव ठीक है कि नहीं है। कहता जी कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर धनु राशि का बल कमजोर है तो वो जंघा कमजोर है, बट हमारे जीवन में कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, हमारा काम चलता रहेगा। अब लग्न से नवम भाव भी कमजोर है तो वो हमारे काम को बाधित करेगा। ये 2 बात आप समझ लीजिए। कोई ज़ोडिएक में राशि कमजोर आ रही है, जैसे ज़ोडिएक में 3 नंबर वाचन के लिए होता है, वो कमजोर आ रहा है, तो वाचन उसका फॉर्मल कम्युनिकेशन कन्विंसिंग ऐसा लगता है कमजोर है, उसके बावजूद भी लोग उसकी बात मान रहे हैं क्योंकि लग्न से तीसरा भाव हमारा बली है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़ोडिएक भी जरूर समझना है। ज़ोडिएक का सीधा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी इंटरनल बात समझ लेते हैं। भाई जैसे क्या हुआ, हमने देखा लग्न से चतुर्थ भाव बहुत बली अवस्था में है, लेकिन कर्क राशि की स्थिति डामाडोल है। तो मां की कमजोरी का उसके जीवन पर कोई बुरा असर चाहे ना पड़ा हो, लेकिन मां को तो समस्याएं हैं। वो कर्क राशि से हमने देख लिया। इसी प्रकार से मिथुन राशि में कुछ समस्या है, लेकिन लग्न का तीसरा, लग्न से तीसरा भाव जो पराक्रम हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो वो कमी जो मिथुन राशि की है वो जीवन को बाधित नहीं करेगा। कई लोगों की बड़ी आश्चर्य करने वाली बात आती है कि वाणी इतनी ज्यादा सुरीली नहीं है, लेकिन लोग उनको सुनना चाहते हैं। मतलब हमने बाय डिफॉल्ट ऐसा मान रखा है कि भाई ये वाणी तो सुरीली नहीं मानी जाती है, फिर भी लोग उसको सुन रहे हैं क्योंकि लग्न से तीसरा बहुत बली है, लेकिन ज़ोडिएक में जो तीसरा है वो कमजोर है। तो आप समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर लग्न से तीसरा बली होगा, बेशक से ज़ोडिएक से तीसरा कमजोर ही क्यों ना हो, क्योंकि उस जन्म में जो डिलीवर करना है वो उस लग्न को करना है। ज़ोडिएक भवचक्र में वो राशि कमजोर है, वो कमजोर होकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ठीक हो गया। तो बट फिर भी हम तो यही एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं, हम यही कामना करते हैं कि भाई कमजोर क्यों। ठीक हो गया। और किसी के साथ साथ हम और भावों का और संबंधों का दोनों लग्न में अगर निर्णय देखते हैं तो देखिए ये अपने कुटुंब को लेकर बहुत आनंद में रहता है मिथुन लग्न। इसका मुख्य काम लग्न माने कुटुंबियों को लेकर कर्क राशि के जैसा है। कर्क राशि आपको पता है मक्खन है, मक्खन मां, मातृत्व। ठीक हो गया। चंद्रमा की स्थिति बली है तो बहुत बढ़िया सबके साथ बनती है, यानी इनका मूल स्वभाव कर्क है, कुटुंब को लेकर, अपने परिवार, अपने धन की सेविंग को लेकर। ये 10 नंबर है। 10 नंबर शनि का रूप है जो कुछ आगे से देखने में इस राशि का स्ट्रक्चर एरीज की तरह दिखता है और पीछे से ये क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ की तरह दिखता है। याद रखना ये मकर राशि है। मकर राशि आगे से एक हिरन के जैसे दिखता है जो क्रोधित हिरन है, और पीछे से वो एक क्रोकोडाइल है जल में रहने वाला।
तो आप समझ सकते हैं कि इनका कुटुंब जो है धनु लग्न वालों का, ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा ज्यादा बोल्ड है। लेकिन मिथुन लग्न वालों के कुटुंब में ज्यादा एक्सेप्टेंस दिखाई देता है, यहां एक्सेप्टेंस कम, अनुशासन ज्यादा दिखाई देता है। फिर आता है तीसरा भाव, ठीक हो गया। ये वाणी का भी ध्यान रखना है, ये अपने वाणी में अपने कुटुंब के लिए 4 नंबर का बल रखते हैं, यानी मक्खन, चंद्रमा, और ये अपने कुटुंब में 10 नंबर शनि का एग्रेसिव रूप वो दिखाई देता है। तो इनकी वाणी अगर इस राशि का बल ना हो तो कई दफा हमारी वाणी से हमारे कुटुंबजन नाराज भी हो जाते हैं जल्दी। तो ये बल को ध्यान रखना है। फिर आता है तीसरा भाव। आपको पता है तीसरा भाव होता है संसार को बांधना। सभी, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसको कन्विंस करना अगर हमें आता है तो फिर वास्तविक बल हमारा वही है। ऐसा नहीं कि हमारे ही लोभी के लोगों को हम कन्विंस कर पाए, क्या डार्क साइड क्या लाइट साइड, सभी को कन्विंस, सभी को एग्री करना, सभी को हमारे पाले में रखना आना चाहिए। ये बल 11 नंबर के पास ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि 5 नंबर बॉस है। और बॉस माने, देखिए, कंपनी का एक वर्कर ऐसा जिसको जो वॉइस का इस्तेमाल ज्यादा करता है, और कंपनी के चेयरमैन को बोल दिया जाए कि भाई आप कन्विंस करें। चेयरमैन का तो काम कुछ और है, वो तो राजा है, ठीक है। तो राजा के मुकाबले किसी मैनेजर को जो कन्विंसिंग गट्स तो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ये इसका तो काम ही है हर एक से लाभ निकाल लेना, 11 नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये बाजी मार जाता है और ये 5 नंबर के कारण रह जाता है, थोड़ा सा कमजोर, ठीक हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी पारिवारिक कुटुंब टॉक की बात आती है, कुटुंब तो ये बड़े एक्सेप्टेंस वाले रहते हैं, लेकिन जब समाज में तो थोड़ा सा रॉयल, थोड़ा सा शाही वो व्यक्तित्व तो रहता ही है मिथुन लग्न में। लेकिन ये धनु लग्न वाले जो फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें एक्सेप्टेंस, शत्रु से भी अगर लाभ मिल रहा है उनको परेशान नहीं करना है, ले लेना है, ये इनके तीसरे भाव का बल है। फिर आता है हमारा चौथा भाव, हमारी मां, हमारा सुख, हमारा वाहन, हमारा घर, इसमें 12 नंबर। अगर हम देखें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हमें चाहे लग रहा होगा कि यार ये बुध है, ये शुक्र की फेवरेट राशि है, माने शुक्र एक्सेल कर जाता है। राशि का स्ट्रक्चर समझना है तो एक बार जरूर ये देखना चाहिए कि इस राशि में एक्सेल कौन करता है, बजाय कि सीधा ये मान लेना कि यार ये तो बृहस्पति की राशि है। आप अगर बृहस्पति की राशि करके स्टडी करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। 12 नंबर को, जो कि बृहस्पति की ही राशि है, अगर हम ये समझकर स्टडी करते हैं पहले शुरुआत से ही कि भाई ये तो बृहस्पति का मूल गुण है, तो आप कभी भी रिजल्ट निकालें, आप फलित करें, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार इसमें ये पहला वाक्य बोले कि ये शुक्र की फेवरेट राशि है, यहां शुक्र एक्सेल्ड कर जाता है, उसके बाद आप फलित करें, देखिए कितना बढ़िया फल आपका निकलता है। हम मान रहे हैं कि भाई ये, क्योंकि शुक्र नीति की नींव रखने वाला भी बृहस्पति है। जब हम और डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा भाई अगर डेमन्स को रोकने के लिए कोई नीति निर्धारित ना की जाती तो सारे तपस्वी बन जाते, सब ब्रह्मदंड धारण कर लेते, ब्रह्मा जी के समान हो जाते, इतने बलि तो हैं ही वो डेमन्स, राक्षस। तो उनको ऐसी जगह उलझाना भी था, तो एक प्रकार से उसकी नींव रखने के लिए बृहस्पति ने ही इनिशिएटिव लिया था। इसी कारण से बृहस्पति की राशि में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं शुक्र, ठीक हो गया, पाइसेस। तो अगर हम बात करते हैं ज्यादा कैलकुलेटिव, किसका होम बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव, प्रॉफिट लॉस का बराबर ध्यान, यह है हमारी मिथुन राशि। और यहां पर इनका थोड़ा सा कह सकते हैं खुला व्यवहार, देख रहे हैं आप, ये भी बृहस्पति है, ये भी बृहस्पति, जमीन आसमान का फर्क है। ये बृहस्पति है लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा रोमांटिक है यहां पर। तो अपने घर में जो स्वयं एक अनुशासित प्रिय व्यक्ति है, वो न्यायाधीश है, लेकिन घर में तो थोड़ा सा चलता है, मतलब इट इज लाइक जैसे कोई न्यायाधीश है, कोई
जज है उसके घर में थोड़ा सा भाई यहां तो थोड़ा रिलैक्स चलता है, अब मैं यहां पर इतना नियमावली नहीं लगाने वाला हूं, तो ज्यादा आनंदित माहौल घर का दिखाई देता है। लेकिन इनके घर का ज्यादा कैलकुलेटिव माहौल दिखाई देता है, बिकॉज बुध का 6 नंबर आप समझे कितना कैलकुलेशन है उसके पास, इसीलिए शुक्र को थोड़ा डर लगता है इस राशि से, इसीलिए शुक्र डेबिलिटेटेड हो जाता है क्योंकि बहुत कैलकुलेट। शुक्र का स्वभाव ऐसा नहीं है, शुक्र को तो आनंद लग्जरी मजा आता है उसको तो, और आपने उसको कैलकुलेशन वाली राशि में बिठा दिया है, तो यहां पर ये शुक्र थोड़ा सा असहज महसूस करने लग जाता है। ठीक हो गया? तो आप समझ रहे हैं कि 4 नंबर में शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो अगर शुक्र के मिलते जुलते कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हमने राशियां रख दी तो हमारे घर को ज्यादा आनंदित महसूस कर रहा है, हमारे घर में ज्यादा हार्मनी बनी हुई है वो यहां पर। तो अपने वर्सेस के हिसाब से आप समझ रहे होंगे कुटुंब में ये जीत रहा है, लेकिन उस बिल्डिंग की जो पर्टिकुलर लोकेशन और वो जो प्लेसमेंट आपने अलग अलग प्रकार की सजावट की है उसमें यहां कैलकुलेशन ज्यादा है, यहां पर शुक्र की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। तो आपके वाहनों में भी ज्यादा लग्जरी दिखाई दे सकती है एज कंपेयर टू मिथुन लग्न। ठीक हो गया? हमें लेकिन इस राशि का बल जरूर टटोलना है, तभी जाकर फाइनली वो अपने को मिल पाएगा। ठीक हो गया? मां बहुत कैलकुलेटिव है। कन्या मतलब एक ऐसी लड़की जो अपने नियमों का पालन करती है, तो थोड़ी मतलब ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं आता इन दोनों ही राशियों को। साधारणतः जब गुस्से को क्या परिभाषित किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, गुस्से को अगर समझना है तो एक बार आप आइए और मंगल की राशियों को, जैसे मेष राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि, ये है हमारा मुख्य गुस्सा जिसको हम, लेकिन इस गुस्से का सदुपयोग करना जानते हैं। गुस्से को हम गलत दिशा में समझ रहे हैं, हमें लगता है यार गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए, वो वेग है, एक वेग। और आपको पता है मंगल को हम जोड़ते हैं स्त्री के रज के साथ भी, ओवम के साथ भी। अगर मंगल का वो वेग नहीं है तो रज नहीं होगा, और रज नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति भी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? रज और वीर्य के मिलन से ही संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए हम मैं तो बहुत कई दफा परेशान हो जाता हूं जब लोग कहते हैं कि सर हमारा अभी संतान हुआ और वो मांगलिक है, अब क्या करें इसका। ऐसे मत कीजिए, मांगलिक कोई अनकॉमन चीज नहीं है। मांगलिक एक प्रकार का योग है जो बहुत ही कॉमन है। अगर आप स्टडी करें, थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन करेंगे, हर 4 में से 1 कुंडली मांगलिक निकलेगी। तो जब 25% कुंडलियां, या तो बोलते हैं भाई 1%, 2% अगर कुंडलियां होती तो हम कह भी देते। जब आपके सामने हर 4 में से 1 कुंडली मांगलिक आ रही है, बिकॉज खाली मंगल के बैठने से मांगलिक तय नहीं होता है। वो आपको पता है मंगल 7 और 8 में अगर दृष्टि भी मार दे तो भी मांगलिक हो जाता है। और मंगल चाहे चौथी दृष्टि से मांगलिक कर दे, चाहे 8वीं दृष्टि से मांगलिक कर दे, चाहे 7वीं दृष्टि से मांगलिक कर दे, वो मांगलिक ही होता है। इसलिए वो भय नहीं पालना है। मंगल एक एनर्जी है जो हमारे बेडरूम को प्रभावित कर रहा है। आज के चाहे 200 साल 100 साल पहले वो एक शाय या एक शर्मीला ग्रह या शर्मीला सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन अब जैसी ईश्वर की इच्छा है उसको हम स्वीकार करते हैं कि अभी इस विचारों में थोड़ा खुलापन ईश्वर की आज्ञा से ही है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इंसान कर रहा है। बुद्धिमानों को कौन समझाए कि ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की अनुशंसा, उसके बिना कोई नहीं कर सकता है। तो जब पूरा संसार, और वो उस भाव में बह भी रहा है, फिर भी वो बोलता है कि नहीं इंसान कर रहा है, वो खुद भी उस काम में बराबर इन्वॉल्व है। जितने भी इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं होता है कि ये ईश्वर के कारण हो रहा है। तो इसलिए हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, ईश्वर तू करने वाला है। उसको आप जब तक गुप्त रखना चाहते थे आपने रखा, अब वो चाहता है, या कह सकते हैं वो ऐसी बुद्धि डाल दी कि भाई अब इसमें मैं थोड़ा खुलापन आपको ऐसा देता हूं, इंसान इसमें थोड़ा सा ज्यादा। नहीं तो पहले अगर आप विचार करें, आज के 100 साल पहले या 50 साल पहले भी, पति पत्नी विवाह होने से पहले एक दूसरे के दर्शन भी नहीं करते थे और विवाह हो जाता था। लेकिन अभी दर्शन भी होते हैं और उसके बाद हम बातचीत भी करते हैं और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होती है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम वो मंगल की एनर्जी
हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि भाई हमारा जो पार्टनर है, हम वो एनर्जी, वो प्रेम में भी एक एनर्जी रखें, और जो एक शाय है, जो उसका जो पर्दे का स्वभाव है, उसको थोड़ा सा खुला करें। तो मांगलिक तो आज मैंने देखा है कई दफा बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों के ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो मांगलिक योग से कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि अगर आपका 25 लगभग गुण मिल जाता है, तो अगर सामने वाला नॉन मांगलिक भी है तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, सप्तम भाव से तय होता है ये, माने सप्तम और अष्टम भाव दोनों से। सातवां भाव होता है हमारा पार्टनर की आइडेंटिटी, अष्टम भाव होता है हमारा इंटरकोर्स, संबंध, ससुराल पक्ष। ठीक, तो जो मैं मंगल की एनर्जी की बात कर रहा था, तो मंगल तो बहुत आज के समय एसेंशियल बन गया हमारे लिए, जरूरी है। बिना मंगल के कैसे चलेगा। हम सबकी कामना है कि मेरा पार्टनर थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, जो पहले थोड़ा शाय, थोड़ा शर्मीला था, अभी हम एनर्जेटिक की कल्पना करते हैं, तो वैसे ही हमारे पेयर मिल रहे हैं। लेकिन गड़बड़ कहां से होती है, जब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब खुद तो हम गलत हैं, लेकिन सामने वाले की गलती को ही काउंट कर रहे हैं, अपनी गलती को काउंट नहीं करते, बस वहीं गड़बड़ शुरू होती। भैया संसार में आए हैं, आप गलत हैं, वो गलत है, तो बनता है हम गलत है ना, मैं तो मान रहा हूं हम गलत। नहीं, आप सामने वाले को गलत मानते हैं, अपनी गलती को काउंट नहीं करते, वही विरोधाभास आता है और जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए ये मूल वाक्य है संसार का। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर दोष नहीं है, तो क्या बताएं, आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। क्योंकि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा इंजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जिसके अंदर जरा भी दोष ना हो। हमने आज एक बल्ब बनाया, साइंटिस्टों ने आज एक सिस्टम बनाया, वो पहले ही बात स्वीकार कर लेते हैं कि स्टिल ये एक रियल सिस्टम है, ये आइडियल सिस्टम नहीं है। कोई बल्ब हमने 100 साल पहले बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने कोई बल्ब का आविष्कार किया, आज कितने आगे आ गए हैं, बट फिर भी हम बोलते हैं एलईडी बल्ब इज नॉट इनफ, आगे और भी अच्छे बल्ब मिल सकते हैं। मतलब वो भी एक रियल सिस्टम है। तो जो हम जो इस बुद्धि के साथ काम कर रहे हैं, तो हम सदोष हैं तभी काम कर रहे हैं। निर्दोष होते ही हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही बन जाएंगे अगर हम निर्दोष हो जाते, और निर्दोष हो गए तो फिर संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये कह देना कि उसके अंदर खोट है, मेरे अंदर खोट नहीं है, यही बताता है कि आप कितने ज्यादा धूर्त हैं। ठीक हो गया। ये वाक्य इस्तेमाल नहीं करना है। दोष किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मेरे अंदर दोष थोड़ा कम है, लेकिन दोष तो मेरे अंदर भी है, तभी मैं एग्जिस्ट करता हूं, तभी मैं आंखों से दिखता हूं, आंखों से दिखाई देता हूं। ठीक हो गया। चतुर्थ भाव शायद क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको अधर में छोड़ने वाले नहीं है। एक लग्न के बाद नेक्स्ट कंपैरिजन में दोबारा से जब कंपेयर करेंगे तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये माता है हमारी बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज, और ये माता है हमारी बृहस्पति का रोमांटिक फेज। ठीक हो गया। और ये हमारा संतान पक्ष, हमारा स्पेकुलेशन, सट्टा, हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन, हमारा उदर, हमारा पाचन, तो ये बोलता है 7 नंबर की तरह है और ये बोलता है 1 नंबर की तरह। तो जो हमारी संतान है 9 नंबर वालों के लिए, वो संतान ज्यादा अनुशासित मंगल के 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। जो मैं बात बता रहा था गुस्से की, उस गुस्से का सदुपयोग करना जानता है मंगल। अगर गुस्सा ना हो तो जीवन चलाना ही मुश्किल है। भगवान ने ही बनाया, ये एक ऐसा गुण है जिस गुण से कई ऐसे काम हो जाते हैं। देश की रक्षा के लिए अगर हम गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी राजा को कोई समझता है रे तो बहुत निर्बल है, इसको क्रोध नहीं आता है, उसको खा जाएंगे सारे को, हमारा राज खत्म हो जाएगा। और एक बार कहता है हमारा किंग कौन है, कहता है ये अगर ये देख भी ले भाव की ऊंची करके तो सर्वनाश हो जाएगा, तो यहां से चुपचाप निकल लो। तो ये इमेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। राजदंड अगर राजा के पास ना हो तो राज्य तहस नहस हो जाएगा, तो राजदंड होना चाहिए।
कि भय से संसार चल रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए। काल का भी भय, काल का भी भय और काल के ऊपर भी भय। काल को महाकाल का भय, वो ढंग से काम नहीं करेगा, फिर महाकाल करेंगे उनको, हाँ भाई कैसे आपने ये डेकोरम कैसे बिगाड़ दिया आपने, ठीक हो गया। तो ये संसार में जब तक प्रोटोकॉल मानक प्रक्रियाएं लागू हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऊर्जा मंगल की है, वो भय, इसीलिए उसको बड़ा आदर करना चाहिए। भाई देखो, हजारों लाखों लोगों के संतुष्टि का कारण ये भय बन जाता है, ठीक हो गया। तो आर्मी का भय, सेनाओं का भय, सेना खड़ी है तो सामने वाले को भय कि भाई हम क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे तो पिटाई करेंगे, तो वो जो भय है उसके कारण करोड़ों लोग शांति से रह रहे हैं। तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये संतान 1 नंबर के समान अनुशासित दिखाई देती है। इनकी संतानें 7 नंबर के समय काफी ज्यादा बिजनेस का उपयोग करने वाली दिखाई देती है, क्योंकि 7 नंबर ज़ोडिएक में बिजनेस राशि माना जाता है। इसके लॉर्ड और इस राशि के बल से और भी कई चीजें तय हो जाती हैं। अभी तो खाली हम ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। स्टमक की भी बात यहां से कर सकते हैं कि ये ज्यादा पित्त प्रधान है, माने पित्त बढ़ने वाली राशि मानी जाती है, तो पेट में इस्तेमाल करना चाहिए जल, ताकि पित्त शांत रहे। और ये हम 7 नंबर की अगर बात करते हैं, जैसे 3, 7, 11 ये वायु तत्व मानी जाती हैं, तो हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनको रह सकती हैं, वायु समस्याएं इनको रह सकती हैं। तो थोड़ा सा उस पार्ट जो भी वात बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल कम करें, ताकि स्टमक अपसेट ना हो। फिर अब आती है छठे भाव की बारी। छठा भाव हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे रिपुओं को, हमारे मामा पक्ष को, या माँ के भाई बंधु देखे जाते हैं छठे भाव से। और ये हमारा डेबिट पार्ट है, जो भी कर्ज लेना है, कर्ज मुक्ति है, रोग मुक्ति है या रोग होना है, तो इनका शत्रुओं वाला पार्ट और इनके शत्रुओं वाला पार्ट, देखिए इनके हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर शत्रुता के लिए नहीं बना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 9 नंबर वाले शत्रु पक्ष को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते हैं। और इनफैक्ट अगर शुक्र मजबूत हो तो वो इनके शत्रु बहुत ज्यादा, मतलब बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं, जो इनको कोई ऐसा बड़ा दुख नहीं दे सकते हैं। और इनका जो मैटर है इस मामले में थोड़ा हाइडिंग है, कह सकते हैं पलड़ा हल्का पड़ रहा है मिथुन लग्न का शत्रु पक्ष को लेकर, बिकॉज ये छुपकर हमला करता है। और अगर इसका मालिक कहीं इफेक्टेड है, प्राइमरी लॉर्ड मंगल, सेकेंडरी लॉर्ड केतु, तो फिर इनको नुकसान हो सकता है गुप्त रूप से, क्योंकि वो राशि का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, इसका जो लॉर्ड है सेकेंडरी लॉर्ड केतु, वो भी ऐसा ही, ये गुप्त रहना चाहता है। और अगर वो परेशान है तो कहीं किडनी डायलिसिस प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉर्मली जब अगर कंपेयर करेंगे, कहेंगे किसको डायलिसिस जल्दी लेना पड़ सकता है, तो आंसर है मिथुन लग्न को डायलिसिस जल्दी लेना पड़ सकता है, बिकॉज इसका 6 नंबर माने इसके रोग भाव, जिसको हम किडनी पार्ट भी कहते हैं, उसमें ही 8 नंबर आ रहा है। और 8 नंबर गुप्त रूप से परेशानियां खड़ी करने में माहिर है, अगर मालिक का सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये कुटुंब है, कुटुंब ज्यादातर शांति से ही, मतलब ये राशि तभी तो चंद्रमा को अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो अब जब कुटुंब की बात आ जाती है तो अपने घर से भी ज्यादा मोह है चंद्रमा को इस राशि से, क्योंकि चंद्रमा, मैंने बोला ना, अगर राशि का सही स्ट्रक्चर समझना है तो किस प्लैनेट को वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हाउस, उससे ही समझ में आएगा। मालिक से तो आप गच्चा खा जाएंगे अगर आप खाली मालिक की बात करेंगे। मालिक तो शुक्र है, जो थोड़ा शुक्र नीति का इस्तेमाल ज्यादा करता है 7 नंबर में, लेकिन यहां पर ऐसा शुक्र नीति डिप्लोमेसी तो दिखाई नहीं देती है, ठीक हो गया, बिकॉज वो बिजनेस राशि है, वो शुक्र नीति वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए वो राशि किसको पसंद है सबसे ज्यादा, वही से समझ में आएगा। वो शनि को पसंद है, ये चंद्रमा को पसंद है, तो हम एग्जैक्ट समझ सकते हैं इस राशि का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर मालिक को भी बाद में स्टैंप लगाने के लिए भेज देते हैं, बट पहले राशि में कौन एक्सेल्ड करता है उसके बारे में विचार करते हैं, बाद में राशि का लॉर्ड कौन है उसके स्वभाव को भी वो मिला देते हैं। फिर आता है सप्तम भाव। पार्टनर की दृष्टि से कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं 3 नंबर के लिए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 9 नंबर हो जाता है, उसका पूरक, और 9 नंबर का पूरक 3 नंबर हो जाता है। भाई अगर कितना अच्छा है कि भाई एक बुद्धि
बुद्धि की बात करता है और एक ज्ञान की बात करता है, दोनों का मिलन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पूरक एक दूसरे का है। तो कहते हैं इसके पार्टनर का मूल स्वभाव 3 नंबर के जैसा होना चाहिए, और अगर बुध अच्छा है तो बहुत बढ़िया इनका जीवन बीत जाएगा। इस राशि का बल भी जरूर चेक करते हैं। इसी प्रकार से इसका पार्टनर अगर 9 नंबर जैसा होता है तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया दोनों का पेयर मिल जाता है, पार्टनर की आइडेंटिटी ठीक हो गया। 7 नंबर पार्टनर के बारे में बताता है, हमारा जो संबंध है, अंतरंग संबंध, वो 8 नंबर से देखते हैं, या इन लॉज फैमिली या गुप्त धन, तो ये 4 नंबर की तरह आता है, ये 10 नंबर की तरह। तो इन लॉज फैमिली 4 नंबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हंसी खुशी में उनका परिवार, आप कोई आपका स्वभाव थोड़ा 9 नंबर के जैसे क्षत्रिय, फिर भी ससुराल पक्ष किसी बात का बुरा नहीं मानता है, और ये तो बहुत बड़ा बल है आज के समय में, यही सबसे बड़ा बल है भाई। नाराज होना तो एक, मुझे लगता है आज के समय पे अनुसार ये तो बहुत नीचे श्रेणी का गुण माना जा सकता है या अवगुण माना जा सकता है। कोई फटाफट ही नाराज हो सकता है, लेकिन कौन ऐसा है जो नाराज जल्दी नहीं होता है? वो 4 नंबर है, 2 नंबर है, तो ये बड़ा गुण माना जाएगा ना कि भाई छोटी मोटी बातों को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि बिकॉज जीवन में बहुत कुछ ईश्वर ने हमें जानने के लिए भेजा है। इसी चीजों में उलझे रहेंगे, भाई मैं नाराज हो गया, आज खुश हो गया, तो कैसे चलेगा? इसलिए 4 नंबर बल यहां ज्यादा दिखाई देता है। 10 नंबर तो आपको पता है कि भाई इनका ससुराल पक्ष कैसा है, 10 नंबर कि भाई आगे से एरीज और पीछे से क्रोकोडाइल, तो मकर राशि ठीक हो गया। अगर ये इसका स्वामी कहीं बिगड़ता है तो फिर काफी ज्यादा मतलब मंगल की फेवरेट राशि है ये, तो आप समझ सकते हैं ससुराल पक्ष कैसा होगा 10 नंबर की तरह। फिर आता है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर होता है हमारा पिता पक्ष, हमारे पूर्वज। 9 नंबर से हम हमारी जंघा पाठ को का बल भी टटोलते हैं। 9 नंबर से हम भाग्य पाठ को भी जानते हैं। तो पिता का स्वभाव 5 नंबर की तरह है, इनका पिता का स्वभाव 11 नंबर की तरह। अगर दोनों में बात करते किसके पिता ऐसे हैं जो मतलब हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इनके पिता हैं ऐसे जो ज्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जो ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं। तो उत्तर कौन क्या है? उत्तर है हमारा मिथुन लग्न के पिता एक समन्वय, सब में डेमोक्रेट्स। और कौन है ऐसे जो डायनेस्टी पार्ट और राजा राजसी महारानी ऐसे महाराजा ऐसे बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं? तो उत्तर है धनु। बिकॉज इनका जो नंबर आता है 5 नंबर, आपको पता है 5 नंबर जो लियो है वो राजा है, स्वभाव से ही राजा है, तो पिता का स्वभाव ऐसा रहेगा ही रहेगा। ये 11 नंबर है। 11 नंबर कहता है भैया किसी से मिलता है लाभ तो शत्रु भी क्यों ना हो लाभ लेना चाहिए। ये सही है, अच्छी बुद्धि है। आज अनुसार समय अनुसार भाई अगर शत्रु भी लाभ देने के लिए आया तो लेना चाहिए ना उससे लाभ, और लाभ लेकर उस लाभ का सदुपयोग करना चाहिए, ये नीति कहलाती है। ठीक हो गया? नहीं मैं आपसे नहीं लूंगा, मैं तो इसको देखो अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन जितना हमने स्टडी किया है गुरुओं के आशीर्वाद से उतना ही समझ में आया है कि उस भावना से इस देश को बहुत ज्यादा क्षति हुई है। कि हो गया भाई अगर वो हमें लगता है प्राण रक्षा हमारी हो जाती है, उस समय हमारे प्राण बच जाते हैं, क्योंकि प्राण धर्म तो तब रहेगा ना जब हम रहेंगे। तो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? अपने प्राणों की रक्षा। और जब हम हमारे प्राणों की रक्षा है, उसके बाद फिर जब आप पढ़िए उसको, शास्त्र को बोलते हैं देश काल पात्र अनुसार धर्म निर्धारित होता है। जब आपद धर्म यानी आपदा आ गई हो, उस समय हमारा जो मुख्य हमने जो निर्णय लिया है उसमें हेर फेर करके प्राण रक्षा करें, और जैसे ही समय हमें हमारे अनुकूल हो जाता है, एज सुन एज पॉसिबल आप दोबारा से उस फिलॉसफी उस दर्शन पर स्विच कर जाएं। भाई सामने वाला कोई कहता है भाई अभी आपको इसको नहीं मानना है, इस रीति रिवाज को, नहीं तो आपको प्राणदंड दिया जाएगा। तो हमें इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए कि ठीक है हम अभी नहीं मानते, और जैसे ही समय थोड़ा अनुकूल आता हम हमारा बल हमारे हाथ में लग जाता है। देखिए जब हमारा बल बराबर है तो हमें सामने से लड़ना चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म है। लेकिन अगर हमारा बल कम कहीं दिखाई देता है तो भी ये क्षत्रिय धर्म है कि हमें सामने वाले को चाहे गोरिल्ला युद्ध में भी मारना पड़े, सामने वाले अधर्मी को हमें छुपकर भी उसको मारना चाहिए। तो यही हमारा क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि हमें अधर्म का विनाश करने के लिए अपने प्राणों का भय नहीं करना है, और वो चाहे
सामने से विनाश किया जाए और चाहे वो, क्योंकि वो तो खुद अधर्मी है सामने वाला। तो इस ध्यान रखना है कि धर्म का सूक्ष्म अध्ययन अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो हम फिर हमें लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कई दफा अर्जुन को लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गांडी त्याग देता हूं, मैं सही कर रहा हूं, मेरे सामने गुरु हैं, मेरे सामने पिता समान लोग हैं, लेकिन अर्जुन वास्तव में सही नहीं कर रहा था। जब भगवान कृष्ण के शब्द आए तब हमें समझ में आया। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण मन को नहीं करने दें, इसका निर्धारण बुद्धि और विवेक को करने दें, तो ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो अष्टम भाव नवम भाव समझ में आया। पिता, तो आप किसको विजयी बनाते हैं वो तो आप देख लीजिए। दोनों ही पार्ट अच्छे हैं अपने अपने समय अनुसार, किस किस जगह पर। जैसे अगर हम कहते भाई राजाओं का ही समय रहा उस समय, तो ये बहुत बढ़िया अच्छा रहा। अभी चुनाव पार्ट की बात ज्यादा होती है, डेमोक्रेट सिस्टम ज्यादा चल रहे हैं, तो ये पार्ट को ज्यादा बल मिल रहा है। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा दशम भाव। दशम भाव बल बात बताता है हमारे ऑफिस, हमारा पिता का संपत्ति। दशम भाव हमारा कह सकते घुटने की बात भी करता है। तो हम अपने ऑफिस में बहुत आनंद में रहते हैं। मतलब एक प्रश्न आपने निकाला कि भाई ये दो लग्न आपके पास है, बहुत मजाक करते हैं, बहुत हंसी खुशी में रहते हैं, पार्टियां गैदरिंग खूब इंजॉय करते हैं, तो वो कौन सा लग्न है इन दोनों में से? तो आंसर होगा मिथुन। और कौन है जो अपने ऑफिस में बहुत कैलकुलेटिव काम समय पर करना? वो तो ये धनु लग्न है, क्योंकि वो 6 नंबर की तरह बर्ताव कर रहा है। और 6 नंबर का मतलब तो अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गुण है 12 नंबर, वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था हमारे घर के अंदर। क्योंकि देखिए एक ऑफिस का जो सिस्टम होता है, वो तो ऑफिस का मतलब ही होता है फॉर्मल थोड़ा होना चाहिए। तो अगर ऑफिस में ये वाला पार्ट आ जाए, तो मैं कोई डिक्लेयर करने वाला नहीं हूं, मैं तो एक तुलना कर रहा हूं, डिक्लेयर आपको ही करना है। लेकिन 6 नंबर यहां आ जाता है तो ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, और 12 नंबर यहां आ जाए तो ज्यादा अच्छे लगने। लेकिन जैसे मैंने बताया अलग अलग प्रकार के पात्र हैं। कई हमारे ऑफिस ही या हमें काम ईश्वर ने ऐसा दिया है जहां पर, अब जैसे मान लीजिए हम पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा कोई प्रोफेशन है, तो फिर क्या बढ़िया है 12 नंबर, क्योंकि हमारा काम ही हमें अच्छा लगता है वो 12 नंबर। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी बनाई गई है ऑफिस की, वो तो 6 नंबर के लायक है। बहुत कैलकुलेटिव लड़की है 6 नंबर, यानी कन्या। आपको कन्या शब्द का सही अर्थ समझना होगा। कन्या वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, वो कन्या अपने वर्जिनिटी को संभाल के रखी हुई है, तो वो ऑफिस में बहुत अनुशासित रहती है। ठीक हो गया। राशि की बात बता रहा हूं, ऐसा मतलब जेंडर से जोड़ के नहीं देखना है इसको कि कन्या है तो मैं मेल चार्ट के लिए कैसे अप्लाई करूं। फिर आता है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर होता है प्रॉफिट, लाभ, इच्छा पूर्ति, हमारे चाचा पक्ष, हमारे मित्र मंडली, नेटवर्किंग। तो ये 7 नंबर लाभ के मामले में ये जीत रहा है अभी, क्योंकि लाभ जब बात करते हैं तो लाभ में एग्रेशन का क्या काम है? 1 नंबर मतलब हो सकता है, लेकिन अगेन मैं बात बता रहा हूं कि भाई बाय डिफॉल्ट लाभ का मतलब तो होता है भैया आने दो। अब इसमें आप ज्यादा यस नो करेंगे तो समस्या हो सकती है। तो लाभ भाव के लिए 1 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। 7 नंबर लाभ डिप्लोमैट है, बिजनेस राशि माना जाता है, और आपको पता है शनि यहां एक्सेल करता है। तो लाभ के लिए ज़ोडिएक में वैसे भी भौचक्र में अगर देखते हैं मेष से शुरू करते हैं तो 11 नंबर यहां पड़ता है, वो भी शनि का ही स्वरूप बताता है। तो लाभ के लिए तो 7 नंबर ज्यादा सटीक दिखाई देता है। बट नेवरदलेस ये भी अपने लाभ, अपनी सैलरी में जरा भी कमी नहीं आने देते हैं। अगर कमी आती तुरंत है, बहुत मीठे, लेकिन तुरंत मंगल की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं, क्योंकि लाभ से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो 1 नंबर की तरह बर्ताव। और आपको पता है 1 नंबर कौन है? 1 नंबर है कमांडर का ऑफिस। वो जो उनका रौद्र रूप कभी कभी दिखाई देता है, वो कब, जब इनकी इच्छा पूर्ति में कहीं कमी आ जाती तो फिर ये, और इनका चाचे पक्ष, चाचा संबंध, मतलब चाचा ताऊ लोग हैं जो, वो 1 नंबर की तरह दिखाई देते हैं, जैसे एक ऑफिस में कमांडर जैसा। और इनके चाचा ताऊ संबंध 7 नंबर की तरह दिखाई देते हैं, जो ज़ोडिएक में एक बिजनेस राशि मानी जाती है।
तो बिजनेस वालों को आपको पता है इस मामले में मिलना आता है, किस प्रकार से इनको डील किया जा सकता है। फिर आता है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर हमारा व्यय भाव, खर्चा, ठीक हो गया। तो ये है 8 नंबर और यहां 2 नंबर। 2 नंबर शुक्र की राशि है, ठीक हो गया। 8 नंबर मंगल की राशि है। और ये किसको माने ये चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये चंद्रमा को सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहां पर एक ध्यान देना है कि जो हमारे त्रिक भाव है 6, 8, 12 में, अगर वहां पर कहीं कुछ ऐसा कमजोरी दिखाई देती है, कुछ मामले में वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो फिर वो, अब जैसे शॉपिंग पार्ट को ये ज्यादा इंजॉय करना चाहता है, ठीक हो गया, ये हाइड रखना चाहता है, ज्यादा नहीं बताना चाहता अपने शॉपिंग पार्ट को, तो ये वाली बात ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। लेकिन एक होता है हमारे खर्चे का भी यश होता है कि भाई हमने इतना खर्चा किया है, मैं दूर दूर हमारे आस पड़ोस में ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है, उसके बारे में जो बखान करने का गुण है वो मिथुन के पास ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो उसका भी अपना एक यश है, उसका भी अपना एक बल है वो मिथुन के पास। तो अगर आप एक क्लास में डिस्कशन चल रहा है और प्रश्न करते हैं किसी से कि भाई इन 2 लग्नों में से कौन अपने व्यय भाव का यश समाज में फैलाएगा या जानता है उस गुण को, तो मिथुन लग्न। कौन है जो उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहता, बिकॉज ये हाइडिंग राशि माना जाता है, गुप्त रखना चाहता है। तो ये उस पार्ट के लिए अच्छा है, गुरु आश्रम में गुप्त रूप से निवास करना और डिपार्चर ऑफ सोल, बिकॉज वो एक हाइडिंग विषय है। इसको हम बैंड बाजा बजा कर नहीं, भाई पता लगा मैं मेडिटेशन कैंप में गया हूं और मैं पूरा बैंड बाजे के साथ वहां आया हूं, फिर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। तो वो ये गुप्तता आनी चाहिए। और यहां पर अभी थोड़ा सा एक्सपोजर है, 2 नंबर, कुटुंब, ज्यादा लोग, गैदरिंग, वो अपना अपना विचार है, लेकिन सभी अपनी जगह सही है। तय करना आपको है। हमने ये तुलना आप लोगों के सामने रखी और काफी हद तक समझाने का प्रयास किया, और इस हम प्रयास में सार्थक हो पाए कि नहीं वो आप लोगों के कमेंट से पता लगेगा। आगे भी इस प्रकार का कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।